नमस्कार, डिजाना विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव और मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में हमारे खास मेहमान गोपी कृष्ण नीमा मौजूद हैं। गोपी भाई मध्य प्रदेश भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, कई बार विधायक रह चुके हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ विधायक के सम्मान से नवाजा है। छात्र राजनीति से वे राजनीति में आए और मुझे ये कहने में बिल्कुल भी संकोच नहीं है कि एक समय में देश के सबसे बड़े छात्र नेता वो माने जाते थे और 80 के दशक में देश भर की पत्र पत्रिकाएं उनको कवर करती थी। उनके फोटो प्रकाशित नेशनल पत्र पत्रिकाओं में होते थे और उन्हें उस वक्त का सबसे बड़ा स्टूडेंट लीडर देश का माना जाता था। 3 बार वो विधायक रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष रहे, अनेक भूमिकाओं में उन्होंने काम किया और हाल ही में पार्टी के अध्यक्ष पद से वो मुक्त हुए। गोपी भाई, आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार गोपी जी, सबसे पहले तो मैं उस 70-75 के दशक को याद करना चाहूंगा जब आप एक बहुत ही एग्रेसिव फायर ब्रांड स्टूडेंट लीडर हुआ करते थे और वो छात्र राजनीति का बहुत बड़ा चमकदार दौर हुआ करता था जो सिस्टम को बदलने की ताकत रखता था। तो उस दौर में और आज के दौर में और उस दौर के स्टूडेंट्स में और आज के स्टूडेंट्स में और वो लीडरशिप में, वो सिस्टम में आप कैसा अंतर पाते हैं? उस वक्त जो लीडरशिप होती थी 75 और 70 72 के दशक में एक मिशन होता था, लोगों के मन में एक आइडियोलॉजी के प्रति विश्वास होता था। हम उस दौर में जब काम करते थे 72 से जब हमने काम किया तो हमारे मन में कभी सत्ता का मोह नहीं बना। हमारे मन में ये भाव नहीं आया कि हम सत्ताधीशों के आगे पीछे जाएं, कुछ लाभ लें, कुछ पद लें। हम आक्रामक शैली में लड़ने में हमने विश्वास रखा। हम सरकार से लड़े। आज तो भारतीय जनता पार्टी की देश में, प्रदेश में और कई प्रदेशों में सरकार है और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी हो गई। लेकिन जिस दौर में हम पार्टी का काम करते थे उस वक्त भारतीय जनता पार्टी नहीं थी, उस वक्त जनसंघ था। ये जनता पार्टी बाद में बनी। जनता पार्टी को पार्ट निकला, फिर भारतीय जनता पार्टी 80 में बनी। लेकिन हम शुरू से विरोध की राजनीति करते रहे और इसी के फलस्वरूप क्या हुआ, जब माननीय लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया हिंदुस्तान में, श्रीमती गांधी जैसी सर्वशक्तिमान प्रधानमंत्री के खिलाफ उन्होंने बिगुल बजाया। हमने इंदौर में, हम उस वक्त छात्रों की राजनीति करते थे, हमने एक बहुत बड़ी रैली जयप्रकाश जी के समर्थन में निकाली। बड़ा कार्यक्रम चिमन बाग पे जयप्रकाश जी का हुआ और संपूर्ण क्रांति की उस मशाल को हमने इंदौर में प्रज्वलित करने में योगदान दिया। उसके बाद अचानक जब आपातकाल लगा जून को, 25 जून की रात को आधी 1975 25 जून 1975 हम लोग भी सरकार की नज़र में खटकते थे। हम लोग भी आपातकाल में बंद हुए, मीसा के तहत जेल गए बिना किसी कारण से। वापस जब आए, जब छूटे और आम चुनाव की घोषणा हुई, माननीय प्रकाश चंद्र जी सेठी यहाँ से उम्मीदवार हुए लोकसभा के, तो उनके निकटस्थ लोगों ने हमको कहा कि अब सेठी जी आ गए हैं, इनके साथ हो जाओ, विद्यार्थियों के नेता हो तुम। लेकिन हमने उनके ऑफर को स्वीकार नहीं किया। सेठी जी उस वक्त बहुत बड़े आदमी थे, बहुत बड़े नेता थे सेठी जी, केंद्र में और मध्य प्रदेश में दबदबा रखते थे, बड़ा दबदबा रखते थे। और उस समय आप तो मामूली से छात्र नेता थे, छोटे लड़कों में गिनती थी। लेकिन उस टाइम भी तो सेठी जी का ये जो ऑफर आप डिनाई करने का साहस कैसे कर पाए? मैं और महेंद्र हाटिया दोनों थे। महेंद्र हाटिया उस वक्त अध्यक्ष होते थे हमारे यूनिवर्सिटी के, आप सचिव और मैं सचिव था। हम दोनों को जावरा कंपाउंड, उनके रिश्तेदार है, वहाँ ले गए, बातचीत हुई, रात को बिठाया हमको, उन्होंने कहा कि ऐसा वैसा ये वो। हम दोनों हाथ जोड़ के बाहर आ गए कि हम मदद नहीं कर पाएंगे। तो सेठी जी ने मुझसे पूछा भी कि क्या परेशानी है। मैंने कहा साहब, हम बिना कारण, आपकी पार्टी के कारण जेल में रह के आए। कितने महीने जेल में रहे आप? हम 6-7 महीने जेल में रहे। तो हमने कहा जबरदस्ती हमको जेल कर दी, अब हमारी आप लोगों से कोई श्रद्धा या विश्वास आपसे हमारा नहीं, हम लोग ठीक है जैसे हैं।
तो कि इसके परिणाम देखना ये है वो है। मैंने कहा जो भी हो साहब, हमको उससे परेशानी नहीं, हम बाहर ही हैं। डराने की कोशिश की उस वक्त? नहीं, डराने की कोशिश नहीं। परिणाम मतलब हम फिर जीतेंगे, फिर सरकार बनेगी हमारी, तुमको उपकृत करेंगे, सरकार के साथ रहो, क्या रखा है इसमें। ये कि यही प्रलोभन इस शहर के कलेक्टर अजीत जोगी ने हम लोगों को दिया। उस टाइम भी हम विरोध की राजनीति करते थे। कलेक्टर ने हमको बुलाया, कंट्रोल ले लो, इसका ये सीमेंट का राशनिंग था, उसके ये ले लो, वो ले लो, और तुम कांग्रेस ज्वाइन कर लो अर्जुन सिंह जी के समय। हमने कहा हम जैसे हैं हम ठीक है। उस समय आप पार्षद बन गए थे? उस टाइम पार्षद नहीं बना था, पार्षद नहीं था मैं। अच्छा, अजीत जोगी का जो कार्यकाल है वो 81 का है, 81 में आ गए थे। 83 में पार्षद बने जी। 81 में जब ये पार्षद नहीं बने थे हम, लेकिन हमने उस टाइम भी हाथ जोड़े उनके। कलेक्टर साहब ठीक है, आप अपनी कलेक्टरी करो, हमको हमारी नेतागिरी करने दो, पर हमको पार्टी में जाने का या कहीं कांग्रेस में जाने की तो बात ही हमसे मत करो। गोपी भाई, आप जिस तरह से उस वक्त, मुझे याद है छात्र राजनीति में हम आपके बारे में पढ़ते थे, मैं तो स्कूल में रहा हूँ जब आपके छात्र राजनीति के बारे में पढ़ता था, और मुझे याद है कि दिल्ली से कुछ पत्रिकाएं छपती थी, उसमें फ्रंट पेज पे आपका फोटो जिक्र हुआ था और आपको बड़ा छात्र नेता बताया गया था। उस वक्त आपकी एक समाजवादी विचारधारा थी जयप्रकाश नारायण के साथ में, और समाजवादी विचारधारा के साथ काम करते करते आप धुर समाजवादियों के विरोधी भारतीय जनसंघ के साथ कैसे आ गए, हिंदूवादी विचारधारा के साथ कैसे आ गए, राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ कैसे आ गए? ये सवाल बहुत अच्छा आपने पूछ लिया। सवाल विरोध करना था। समाजवादी यहाँ पर लड़ रहे हैं, उनका अस्तित्व समाप्त होते जा रहा, और जब जनता पार्टी में सब एक हुए, खत्म हो गया था। जनता पार्टी जो थी जिसकी सरकार आपातकाल के बाद बनी, लेकिन चौधरी चरण सिंह ने प्रधानमंत्री बनने के लिए क्या कांग्रेस से समझौता किया। जी हाँ, और प्रधानमंत्री बने संजय गांधी, कमलनाथ जी का बड़ा योगदान था उसमें। तो प्रधानमंत्री बने वो, और अचानक उनसे उसने समर्थन वापस लिया, और फिर चुनाव सामने दिखे, फिर बंटवारे हुए कि समाजवादी अलग, ये अलग, वो अलग। तो हमने कहा कि अपने को मध्य प्रदेश में रहना है, विरोध की राजनीति करना है, और सबसे सक्षम विरोध अगर कोई है तो ये जनसंघ से टूटा हुआ घड़ा सबसे मजबूत विरोध है। समाजवादियों का अस्तित्व समाप्त हो गया अब एक तरह से। हाँ, उस समय लाडली मोहन निगम थोड़े बहुत इंदौर में सक्रिय थे, लाडली मोहन जी वगैरह थे, लेकिन सोनी, मानमल सोनी, तो ये लोग बहुत छोटे थे। और फिर आइडियोलॉजी खत्म हो गई चरण सिंह जी के वहां मिलने के बाद, मानसिकता लोगों की बिगड़ गई समाजवादियों के प्रति। और अपने को अगर विरोध में रहना है, कांग्रेस से ही लड़ना है, तो फिर जनसंघ से टूटा हुआ जो घड़ा था जनता पार्टी में, जो भारतीय जनता पार्टी बनी अप्रैल, जनता पार्टी से टूट गए थे जो लोग, जनता पार्टी से निकल के, तो फिर हम जब जनता पार्टी से सब लोग निकले, हम हमारे साथ महेंद्र आइडिया वगैरह जितने लोग थे, हम सब ने फिर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, कि हम भारतीय जनता पार्टी में, हम मतलब अब इस जनता पार्टी समाजवादी जो बात करते थे धर्मनिरपेक्षता की, और भारतीय जनता जो पार्टी बात करती थी कि कहीं ना कहीं उनकी आइडियोलॉजी जो है हिंदूवाद की आइडियोलॉजी है। देखो, हम मानसिक रूप से विरोधी मानसिकता थी, कांग्रेस का विरोध। और जो नेता जैसे हमारे घर के पास में कल्याण जैन रहते थे, मोहल्ले के उधर हमारे वहीं बजाज खाने में, उनसे संपर्क हो गया। वहीं सत्यवान जी भी रहते थे, सत्यवान सिंघल जनसंघ के प्रामाणिक नेता थे, तो हमारा उन सबसे संपर्क था। कांग्रेस के लोगों से हमारा कभी संपर्क नहीं रहा, और कभी उनकी तरफ हम आकर्षित ही नहीं। और जब उन्होंने संपर्क करने की कोशिश की सेठी जी ने, तो उस संपर्क को आपने डिनाई कर दिया। हाँ, बस वो एक मानसिकता पक्की बन गई थी कि अपने को इनके साथ नहीं जाना, कांग्रेस में नहीं जाना, कांग्रेस अपने लिए ठीक नहीं। फिर विरोध की राजनीति करने में हमको मजा भी आता था। पर विरोध की राजनीति में संघर्ष भी बहुत है और परेशानियां भी बहुत है। जेल तो आप रह के आ गए थे। जेल रह के आए, उसके बाद अर्जुन सिंह जी जैसे मुख्यमंत्री, ताकतवर मुख्यमंत्री इस प्रदेश में हुए। अर्जुन सिंह जी 83 में जब हम पार्षद थे, 83 में हम पार्षद बन गए थे, और इंदौर में नगर निगम भाजपा की बन गई थी, जिसको पहली बार जिसको लेकर दिल्ली में अर्जुन सिंह जी की बहुत किरकिरी हो रही थी। इंदिरा गांधी उस वक्त जिंदा थी और वो बिल्कुल उनको ये पसंद नहीं आया था, और खासतौर पर प्रकाश चंद्र सेठी जी, श्यामाचरण शुक्ल, इन लोगों ने अर्जुन सिंह के खिलाफ एक माहौल बनाने की कोशिश की थी कि अर्जुन सिंह अलोकप्रिय होते जा रहे हैं मध्य प्रदेश में, और इंदौर नगर निगम जो बहुत ही मध्य प्रदेश का महत्वपूर्ण नगर है, वहाँ भारतीय जनता पार्टी काबिज हो गई है। तो अर्जुन सिंह ने अजीत जोगी जी को इस ऑपरेशन पे लगाया था कि वो
उस नगर निगम परिषद को कुछ दल बदल करवाए, कुछ तोड़े, उस वक्त की कोई घटना अगर आपको याद उस हो? वक्त पंकज संघ भी बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में चले गए थे, पार्षद थे वो। आपको प्रलोभन मिला था कि छोड़ दे पार्टी? हमको भी कहा ना जोगी जी ने, मैं आपको कह रहा हूँ ना कि हमको कंट्रोल ले लो, ये कर लो, वो कर लो, हमने कहा हम जाए वहीं अच्छे हम तो। मतलब राजनीति में जो प्रलोभन का सिलसिला है वो नई बात नहीं है। आज आपने दिया सिंधिया जी को, उस जमाने में आप लोगों को देते थे। देखो ये सिंधिया जी वाले को प्रलोभन नहीं कह सकते, ये उनके मान अपमान का झगड़ा था। ये कि यही घटना ये इतिहास ने दोहराया, राजमाता विजय राजे जी सिंधिया, संवित सरकार द्वारका प्रसाद मिश्र, उनका भी मान अपमान हुआ। ये लोग सब तो उस वक्त कैटेगरी के लोग हैं। 83 में अर्जुन सिंह जी इंदौर की नगर निगम को भंग क्यों करना चाहते थे, क्या वजह रही होगी? देखो कुछ पुरानी यादें। अर्जुन सिंह जी को मतलब एक किस्सा, मेरा वार्ड क्रमांक 34 सराभा, वहाँ का एक किस्सा मुझे याद आया। आपने अर्जुन सिंह जी की बात की, मैं तो चाहता हूँ कि आज पुरानी जुगाली की जाए, पुरानी यादों की जुगाली की जाए। मैं पार्षद का उम्मीदवार, श्री ओम सोनी कांग्रेस के उम्मीदवार, एक आजाद, आप भारतीय जनता पार्टी से? मैं भारतीय जनता पार्टी से। क्या उम्र रही होगी आपकी उस वक्त? 83 में उम्र 22-24 साल, 23-24 साल होगी, 24-25 साल। असगर अली आजाद निर्दलीय उम्मीदवार बोहरा समाज का, ओम सोनी कांग्रेस के उम्मीदवार और मैं भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार, तीनों लड़ रहे हैं। वहां पर करीब 1800-2000 के आसपास बोहरा समाज के वोट, और वो बोहरा समाज के पूरे वोट असगर अली के साथ, बोरा बाजार, बोरा बाकल, वो असगर अली आजाद जी के साथ में पूरी ताकत से रोज जुलूस निकलता उनका, असगर अली भाई का, और कम से कम 1000-1200 लोग उस जुलूस में साथ में बोरा समाज के। चंद्रप्रभाष शेखर जी जो उस टाइम गृह मंत्री होते थे सेठी जी के मंत्रिमंडल में, उनका उम्मीदवार था ओम सोनी, जो कांग्रेस का उम्मीदवार। शेखर जी बड़े दमदार नेता माने जाते थे उस जमाने में। मैं इन दोनों के बीच में, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता। अब शेखर साहब ने सोचा कि किसी भी तरह असगर अली बैठ जाए तो ओम सोनी जीत जाएगा, क्योंकि वो कांग्रेस का प्रोमिनेंट वोट माना जाता था, माइनॉरिटी का, बोहरा समाज का। जनसंपर्क जब बंद हो जाता है, अपना माइक बंद हो जाता है, मतलब चुनाव के 2 दिन पहले जब प्रचार बंद हो जाता है, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय अर्जुन सिंह जी, स्वर्गीय अर्जुन सिंह जी इंदौर आते हैं। बजाज खाना चौक में उनकी कार रुकती है और वो पैदल जमात खाने में जो आमिल साहब होते हैं उनसे मिलने जाते हैं, पैदल। और वहाँ उस जमात खाने में करीब 500-700 बोरा समाज के लोग बैठे, और वहाँ ये चल रहा था कि आमिल साहब के थ्रू ये असगर अली को बिठवा दे। हमारे कुछ कार्यकर्ता घूम रहे थे, तो उनको लगा कि कुछ गड़बड़ है। उनने मुझसे कहा कि गोपी भाई वहाँ पे वो बिठाने आए हैं। तो हमने, उस वक्त न मोबाइल होते थे, न कोई ऐसे संचार के साधन थे जैसे आज थे, लेकिन हमने जितने लोगों को कांटेक्ट कर सकते थे, 20-25 लोग कार्यकर्ता, मतलब मित्र लोग, हमारे कार्यकर्ता जो थे, मित्र थे, हम सब जमात खाने के अंदर घुस गए। मैं सबसे आगे, और आमिल साहब और अर्जुन सिंह जी की बातचीत चल रही, और हमने वहाँ पे जागते ही नारे लगाना शुरू करे कि सौदेबाजी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, सौदेबाजी नहीं चलेगी। अर्जुन सिंह जी घबराए, और आप बिलीव नहीं करोगे, वो अर्जुन सिंह जी बोरा वाकल के जमात खाने से बजाज खाने चौक में कार खड़ी वहां तक पैदल दौड़ते हुए, सिक्योरिटी उनके पीछे और हम उनके पीछे चिल्लाते हुए निकल रहे। मुख्यमंत्री थे, और मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह जी वो कार में घुसे, उनके सिक्योरिटी वाले घुसे, और एसपी सीएसपी जो थे सब मुख्यमंत्री को, और क्या भगदड़ मची है, और हमको सबको। जोगीवास कलेक्टर, वो जोगी जी यहाँ के कलेक्टर थे। तो ये चले गए, वो उनका जो बिठाने की योजना थी वो खत्म हो गई। फिर सीएसपी मेरे से बोला कि आपकी अरेस्ट ही होगी, क्योंकि आपने ये नारेबाजी की और ये मुख्यमंत्री के साथ और ये आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। मैंने कहा ठीक है ना, मेरी आप गिरफ्तारी करो, मैं भी पार्टी का प्रतिनिधि हूँ, पार्टी है मेरे साथ पीछे। श्री वल्लभ जी शर्मा हमारे अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा कि आप इसकी बिल्कुल आप अरेस्ट करो गोपी की, लेकिन शर्त है कि गोपी की भी एक रिपोर्ट आप फाइल करो कि ये बंद प्रचार में मुख्यमंत्री यहाँ पर पैसे दे के सौदे सूद करने आया था,
और इनने भी आचार संहिता का उल्लंघन किया। आप FIR पहले ये दर्ज करो हमारी, और गोपी को आप बंद कर लो। अब पुलिस के गले में फंसी फिर, क्यों हम लिख के देते हैं इस पे आप FIR दर्ज करो, हम गिरफ्तार होने को तैयार है। और जितने आप चाहते हो 25, 30, 40 लड़के जो भी है सब साथ में गिरफ्तार हो जाएंगे, हमको उसकी चिंता नहीं। पर पहले आप हमारी भी FIR लिखोगे। श्री वल्लभ जी दबंगता से अड़ गए सराफे थाने पे। तो फिर SP आए, कलेक्टर और जो भी मतलब अधिकारी बड़े थे, उनकी पंडित जी से बात हुई और सबको उन्होंने कहा ठीक है चलो जाओ, चेतावनी दे के छोड़ देते हैं। तो ये वो 83 की घटना थी। तो इस तरह से मतलब इतना इम्पोर्टेंट चुनाव आपका पार्षद का वो हो गया था। पूरे अखबारों ने छापा। मतलब आप बात नहीं मानोगे, जब जोगी जी ने कलेक्ट्री छोड़ के राज्यसभा का फॉर्म भरा था, तो मैंने इंदौर में प्रतिक्रिया दी थी उनके लिए। उस वक्त के अखबार इस बात के गवाह हैं कि ये प्रशासन का राजनीतिकरण करने की शुरुआत माननीय जो अर्जुन सिंह जी कर रहे हैं, कि ये अन्य अधिकारियों को मैसेज दे रहे हैं कि कांग्रेस के कहने में काम करो, कभी आपको भी राज्यसभा का टुकड़ा मिल सकता है। ये मैंने उस वक्त बयान दिया था, नई दुनिया ने इसे छापा था। मुझे याद है, और बाद में तो जोगी जी मुख्यमंत्री बने। लेकिन आपका जो पहला विधानसभा चुनाव है, जब आपको पहला विधानसभा का चुनाव का टिकट मिला, सुंदरलाल जी पटवा उस वक्त थे, कृष्ण मुरारी मोगे, सुंदरलाल पटवा, निर्भय सिंह जी पटेल वगैरह सभी लड़े। ये टीम जो हुआ करती थी। महेश जोशी उस वक्त का बहुत बड़ा नाम, बहुत कद्दावर नेता हुआ करते थे। मध्य प्रदेश इंदौर में उनकी तूती बोलती थी, और पहला टिकट आपको उनके खिलाफ मिला। तब आपको नहीं लगा कि आपको जो एक शेर के सामने चारा डाल दिया गया बकरी का? तब आपकी क्या प्रतिक्रिया? मैं बकरी हो सकता हूँ, लेकिन पार्टी जो है वो मजबूत थी। भारतीय जनता पार्टी का जनाधार था, और भारतीय जनता पार्टी का नाम था। पहला टिकट विधायक का किस सन में मिला था? 89 में। आपको कैलाश विजयवर्गीय को पहला टिकट था, 89। और इवन शिवराज जी को पहला टिकट वही तभी मिला था। ये जो बजाज खाने की घटना हुई अर्जुन सिंह जी की, उसके 6 दिन बाद रिजल्ट खुले, वोट डले, रिजल्ट खुले, और उसके बाद शेखर का इस्तीफा अर्जुन सिंह ने ले लिया। उसके बाद शेखर साहब कभी मंत्री नहीं बन पाया आज तक। ये उस घटना जुड़ी। फिर महेश जोशी के सामने आपको मुकाबला करना पड़ा। महेश जोशी उस वक्त बड़े बहुत शेडो मुख्यमंत्री कहे जाते थे। दिग्विजय सिंह जी के टाइम शेडो मुख्यमंत्री की बखत रखते थे वो। लेकिन उनसे मेरे व्यक्तिगत संबंध आज भी अच्छे हैं, उस दिन भी अच्छे थे। शेखर साहब से भी आज भी संबंध है, वहीं हम मोहल्ले में रहते थे। सवाल ये नहीं है, लेकिन जब लड़ाई हो तो फिर इस बात की चिंता नहीं करना चाहिए। वो चुनाव कैसा है? उस चुनाव में भी एक बड़ा नाम, बड़ी टीम, और आप युवा नेता, नया पहला चुनाव लड़ रहे हैं, नौसखिया उस वक्त हमारे दोस्त यारों ने बहुत मदद की चुनाव में। सुबह से लेकर रात तक मित्रों का जो सहयोग उसमें रहा। भाजपा के कार्यकर्ता तो अपनी जगह थे, लेकिन 3 नंबर विधानसभा में कार्यकर्ताओं की कमी थी, माइनॉरिटी ज्यादा थी। लेकिन उसके बीच में भी जो हमारे निकट मित्र लोग थे, हमारे दोस्त यार, कॉलेज के साथी, उन सब ने पूरी ताकत से उस चुनाव को लड़ा, और अपन उसमें जीते। लोग ये कहते हैं कि आपकी राजनीति में आपको सफल बनाने में अल्पसंख्यकों का बड़ा हाथ है। पहले असगर अली ने आपको जिताया, फिर बाला बेग ने आपको जिताया 19। देखो एक बात सुनो, ये तो एक कहावत है, बाकी राजनीति में बाला बेग का खड़ा होना आपको लाभ तो मिला। हाँ, लाभ मिला ना। बाला बेग के खड़े काला चश्मा, काला बेग, बाला बेग, बाला बेग जीतेगा वही बाला बेग। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, ये सब परिस्थितियां निर्मित होती है। ये ऊपर वाला परम शक्ति जिसे अपन कहते हैं, जिसका जो नाम ले लो, लेकिन उसकी इच्छा से होता है ना, कौन कहाँ चला जाएगा क्या कह सकते। उस वक्त की वो घटना की वो कितने वोट ले गए बाला बेग, और किस तरह से आपका हुआ उस वक्त चुनाव? बाला बेग के और कांग्रेस के वोट जोड़ दो तो हम 9,000 8,000 वोट से पीछे हो जाते। कांग्रेस के वोट कांग्रेस को मिले, महेश भाई को मिले। बाला बेग माइनॉरिटी के सब एक तरफा वोट बाला बेग ले गए, 12-14 हजार वोट। वो उसका आपको एडवांटेज मिला? उसका एडवांटेज बीजेपी को मिल गया, क्योंकि उस विधानसभा से उसके पहले सिर्फ एक बार धारकर जी जीते थे जनता पार्टी के टाइम में, 77 में। वो तो हवा थी, हवा में। और बाकी भाजपा का भी नहीं जीती वो, पहली बार आप जीते। इसके पहले वहीं से आदरणीय ताई जी महेश जोशी से हारी थी मेरे लड़ने के पहले, लगभग 5,000 वोट से। 5,000 वोट से। वो विधानसभा ही मध्य प्रदेश की सबसे छोटी विधानसभा थी, 70-72 हजार वोट थे टोटल। अभी भी इंदौर की छोटी नहीं, अब तो जब डिलिमिटेशन हुआ तो तकरीबन सभी एरिया एक दूसरे से मिलने लगे अब तो।
फिर उसके बाद एक चुनाव आपका जो दूसरा चुनाव हुआ उसमें आपके सामने अनवर भाई लड़े। अनवर खान चुनाव लड़े। मुझे याद है आपका भाषण जिसमें आपने राजवाड़ा पे कहा कि मुझे उन लोगों के वोट नहीं चाहिए जो वंदे मातरम नहीं कहते हो, जो भारत को भारत माता नहीं कहते हो और वंदे मातरम नहीं कहते हो, ऐसे लोगों के मुझे वोट नहीं चाहिए। वो क्या वाक्य था? वो क्या था कि अनवर भाई चुनाव लड़े और कांग्रेस ने ये सोच के ही उनको टिकट दिया था कि इस विधानसभा में माइनॉरिटी है, अल्पसंख्यक वोट है और कांग्रेस का वोट है, ये दोनों प्लस कर देंगे तो चुनाव अपन जीत जाएंगे। ये कांग्रेस की सोच थी। अनवर भाई ने अच्छा चुनाव लड़ा, लेकिन उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बहुसंख्यक वोट के लिए हरसिद्धि मंदिर गए, वहां पर मत्था टेका, पंडित से तिलक लगवाया, हाथ पे नाड़ा बंधवाया और इस तरह वो मंदिरों पे जाके ढोक लगाते, तिलक लगाते और कुछ भी भेंट डब्बे में डाल के आते। तो मेरे कार्यकर्ता बोलते कि यार देखो ये सब मंदिर मंदिर जा रहा है, तुम भी दरगाह पे जाया करो, जो दरगाह दिख जाए तो बॉम्बे बाजार का वोट आपके ये अपने रानीपुरा और इधर जो चंपा बाग और इधर के वोट मिल जाएंगे। तो मैंने कहा नहीं यार देखो ये नाटक नोटंकी मत करो, जो है वो है, अपन हिंदू है हिंदू है, मुसलमान है मुसलमान है, इसमें नाटक मत करो, धर्म को लेकर नाटक धर्म को लेकर नाटक मत करो, ये सब अपने स्वांत सुखाए है, अपने मन का सुख है, कोई किसको मानता माने, नहीं मानता नहीं माने। फिर राजवाड़े पे सभा हुई, अटल जी की सभा थी, वो दोपहर का समय था। तो इंदौर के 8 उम्मीदवार जो बीजेपी के थे उनको 5-5 मिनट सबको अटल जी के आने के पहले बोलने का अवसर पार्टी ने दिया। मेरा भी नंबर आया। तो मैंने ये कहा कि मैं गोपी नीमा हिंदू पिता की संतान हूँ, चुनाव अपनी जगह, लेकिन मैं अपने प्रतिद्वंदी उम्मीदवार की तरह, जो माइनॉरिटी का उम्मीदवार है, जिसका धर्म ये कहता है कि मूर्ति पूजा निषेध होती है, बुत परस्ती को वो पाप समझते हैं उनके धर्म में, लेकिन वो बुत परस्ती कर रहा है चुनाव जीतने के लिए मूर्तियों को माथा टेक रहा है, रुमाल हाथ पे मतलब नाड़ा बांधता है, तिलक लगाता है और लोगों से मिलता जुलता है। मैं इस राजवाड़े पे ये कहना चाहता हूँ कि मैं सर पे रुमाल डाल के किसी दरगाह पे माथा नहीं टेकूंगा। मुझे हिंदू समझ के जो वोट देना चाहे कि मैं हिंदू बाप की औलाद हूँ तो मुझे वोट दे। मैं नाटक करके वोट नहीं लेना चाहता और उन लोगों के वोट नहीं चाहता जो ये सब नाटक देख के वोट दे के मैं भी रुमाल सिर पे रख लूं और वो मुझे वोट दें, तो मुझे उनके वोट भी नहीं चाहिए। ये मैंने स्पष्ट राजवाड़े पे बोला था, लोगों को अच्छा लगा और वहीं से ध्रुवीकरण हुआ। और चुनाव का लोग बोलते कि वहीं से बदल गया। लोग ये बोलते कि आपने ध्रुवीकरण कर दिया। नहीं, ध्रुवीकरण नहीं, मैंने मेरे मन की भावना बताई कि देखो मैं जो हूँ वो हूँ, मुझे नहीं नाटक करके वोट नहीं चाहिए। फिर उसके बाद तीसरा चुनाव अश्विन जोशी से लड़े जी, उसमें माइनस हो गए हम। फिर चौथी बार टिकट नहीं मिला, 5वीं बार राजेंद्र शुक्ला को टिकट मिला, 5वीं बार फिर मेरे को टिकट मिला। तो ये उतार चढ़ाव चलते रहे जीवन में। एक जमाने में जो छात्र राजनीति होती थी और वो छात्र राजनीति से बच्चे तैयार होते थे वो बाद में बड़े नेता बनते थे, चाहे आप हो, सुरेश मुंडा हो या सज्जन वर्मा, तुलसी महेश जोशी, अशोक शुक्ला, कैलाश विजयवर्गीय, पंकज संघवी, तमाम नाम हैं, सब लोग। अब आज वैसी छात्रनीति भी नहीं, राजनीति भी नहीं बची और छात्र चुनाव जो खत्म हो गए, क्या इससे लीडरशिप खत्म हो गई? देखो छात्र संघ चुनाव जो कॉलेजों में होते थे, डायरेक्ट इलेक्शन, ये प्रजातंत्र की पहली सीढ़ी थी और नेतृत्व तो उभर के सामने आता था। विद्यार्थी परिषद के माध्यम से कई लोग आज भी देश की और प्रदेश की राजनीति में, NSUI के माध्यम से भी लोग राजनीति में है। लेकिन जब ये कॉलेज के चुनाव मेरिट बेस पे किए तो एक तरफ बेचारा पढ़ने वाला बच्चा वो पढ़े या कॉलेज के कार्यक्रम में लगे या लोगों की समस्याओं के समाधान करे। ये बहुत सोच समझ के कांग्रेस ने ये चुनाव बंद करवाए। चित्रकांत जायसवाल शिक्षा मंत्री होते थे और जब पूरे प्रदेश में कांग्रेस विरोधी छात्र संघ
जो बन होते रहे थे, बन कॉलेज गए में थे। जीत रहे थे। विद्यार्थी परिषद और ये लोग सब जीत जाते थे। तो चित्रकांत जायसवाल ने कहा कि अब ये बीमारी खत्म कर दो, तो उनने मेरिट बेस पे क्या चुनाव उसके कर दिया। पीछे ये सोच था कि अब नेताओं के लड़के नेता बन जाएंगे? पहले तो क्या होता था कि तुलसी सिलावट सब्जी बेचते थे, बड़े नेता बन गए। सज्जन वर्मा ठेकेदार के लड़के थे, गोपी कृष्ण हेमा सामान्य परिवार के थे, कैलाश विजयवर्गीय की किराने की दुकान थी, ये तमाम बड़े नेता बन गए। हाँ, नहीं तो ये नेचुरल नेतृत्व तो निकल के आता और था। उसके बाद ये हुआ कि अब नेतृत्व जो है वो नेताओं के घर से निकल रहा है। अब वो स्थिति नहीं है, उसमें संघर्ष करके एक नेतृत्व तो सामने दिखता था, समस्याओं का सामना करना, उनका निराकरण करना, छोटे स्तर पे कॉलेज स्तर पे करता था, यूनिवर्सिटी तक लड़ता था, तब जाके एक नेचुरल नेतृत्व तो सामने दिखता था। अब गोपी कृष्ण नीमा के पास कोई दायित्व नहीं है पार्टी में, अभी तक आप अध्यक्ष थे, अब गौरव नहीं रणदीप है ना बन मेरे गए। पास दायित्व, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। ये दायित्व से मुझे कभी मुक्ति नहीं मिल सकती जब तक मैं चलता फिरता और ये रहूंगा। सबसे बड़ा दायित्व है। इससे बड़ा कोई दायित्व नहीं है। तो ये दायित्व के तहत आप सावेर के लिए क्या रणनीति बता रहे हैं? सावेर चुनाव देखो, अगर होगा सावेर तो आप चुनाव निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। क्या दायित्व मिलेगा? अब क्या दायित्व, आपकी योजना क्या, रणनीति क्या है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो वहाँ के लिए योजना बनाई है, हालांकि यूँ व्यवस्था के तहत भाई रमेश मेंदोला और इकबाल सिंह गांधी उस चुनाव के इंचार्ज बने। इकबाल सिंह गांधी आपकी छात्र संघ से चुनाव जीते हैं, इकबाल अध्यक्ष सिंह को रहे। मैंने चुनाव कॉलेज में लड़ाया था इकबाल को। आपकी पैनल से छात्र संघ अध्यक्ष रहे हैं वो। मेरी पैनल से रात में वही कह रहा हूँ ना। तो ये दोनों को जिम्मेदारी दी है, और कुल मिला के जिम्मेदारी देना एक नाम होता है कि इसको ये काम है, लेकिन काम तो सबको करना है। ये भाव लेके अगर हम काम करेंगे तो निश्चित रूप से हम उस चुनाव को सफलता की तरफ ले जाएंगे और सफल होंगे। हमने सावेर को 10, 20, 25 टुकड़े करेंगे, छोटे छोटे, और एक एक टुकड़ा एक एक बड़े आदमी के हाथ में कर देंगे, बड़े नेता के हाथ। बड़े नेता के हाथ में। वो अपने उस टुकड़े की 5, 25, 40, 25 पोलिंग एक आदमी, 50 पोलिंग एक आदमी, वो अपने पोलिंग की चिंता करे कि मेरे को इन 50 पोलिंग में भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाना है, जिताना है। तो ये छोटी जीत जब इकट्ठी होगी तो एक बड़ी जीत के रूप में हमारा परिणाम दिखाई देगा। तुलसी सिलावट भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन होगा, अभी हुए, लेकिन आपके मित्र बहुत पुराने हैं। लेकिन हमारे मित्र हैं और हम आमने सामने बहुत समय तक चुनाव लड़ते रहे। तुलसी सिलावट भी मेरे साथ आपातकाल में जेल में बंद थे, सज्जन वर्मा भी मेरे साथ आपातकाल में जेल में बंद थे जो आज है, सुरेश मिंडा भी हमारे साथ आपातकाल में जेल में बंद थे। उनको तो आप उस्ताद कहते हो, सुरेश मिंडा को, है ना। तो उनके साथ हमने काम किया, उनके साथ काम सीखा, तो उस्ताद ही हुए ना, उससे कोई परेशानी नहीं। आप सब लोग राजनीति में बहुत आगे चले गए, उस्ताद पीछे रह गए। देखो, ये सब अपने अपने पूर्वार्ध और प्रारब्ध दोनों चीजें काम करती है, और जीवन में एक कदम उठाया हुआ आदमी का कभी गलत हो जाता है, कभी अच्छा हो जाता है। जब भारतीय जनता पार्टी इनको ज्वाइन करवा रहे थे मिंडा जी को, तो ये सुबह राजी थे और शाम को मना कर दिया हमको कि हम नहीं जाएंगे। ये बताते हैं कि मुझे कुछ लोगों ने बताया था कि जब ज्वाइन करना था उसके आधे घंटे पहले ही आपके साथ छोड़ के चले गए। हमारे को छोड़ के भाग गए थे, हम साथ में लेके इनको राजवाड़ा जा रहे थे और गायब हो गए। अगर ये उस टाइम अगर पार्टी ज्वाइन कर लेते, ने आप लोगों को ज्वाइन करवाया था सत्तन जी के चुनाव, इनको सत्तन जी के चुनाव में हम ले गए थे मिंडा जी को कि चलो ज्वाइन कर लो तुम, तो नहीं की उनने, अब नहीं की तो जहाँ है वहीं रह गए। और पंकज संघवी जी ने भाजपा नहीं छोड़ी होती तो आज कई मुकाम पर होते। देखो, मैंने क्या होता और क्या नहीं होता, ये सब काल्पनिक प्रश्न है, लेकिन जो हुआ वो सामने है कि ये यहीं रह गए, वो वहीं रह गए। किसी के लिए अपन आप क्या करोगे? रावण इतना सर्वशक्तिशाली था, ज्ञानी था, लेकिन एक गलती उसके जीवन की कि उन्होंने सीता का अपहरण करा, पूरा मटियामेट हो गया। अगर ये गलती नहीं करते, आपको कौन सी गलती अपनी याद आती है जो आपने ऐसी कोई गलती करी जिससे नुकसान हुआ? नहीं, कोई नुकसान नहीं हुआ। कोई गलती आपको याद आती होगी, आपको लगता हो इस गलती को लेकर आपको रिग्रेट हो कि मुझे ये नहीं करना था? मैं तो कर्म प्रधान वाला आदमी हूँ, देखो, और मैं मजाक में कई लोगों से एक बात कहता हूँ कि आप काम करते रहो। मैं अपने जीवन में विश्वरची राखा, मैं अपने जीवन में, अपने व्यवहार और आचरण में और स्वभाव में गीता को साक्षात लेके सामने चलता हूँ। हालांकि मेरा नाम भी गोपी कृष्ण है, तो मैं कई बार मजाक में लोगों को बोलता हूँ कि ये बात मैंने 5000 साल पहले ही बोल दी थी यार, अब मेरे को क्या समझा रहा हो तुम। दोस्तों के बीच में मजाक में बोलता हूँ। तो क्या है कि आप तो काम करो, फल देना नहीं देना छोड़, कर्म की तरफ विश्वास रखो। क्या फल मिलने वाला है आपको? क्या बड़ा दायित्व? मैंने क्या किया, अपन कार्यकर्ता है, काम करो, जो फल होगा वो देखा जाएगा, नहीं मिलेगा तो भी तकलीफ नहीं। अपनी पार्टी जीती, अपन ने तो उस बुरे दिन से देखा ना जब कभी सोच नहीं सकते थे
अटल जी इंदौर आते थे। आपको एक बात 2 मिनट की बताऊं मैं। अटल जी आते इंदौर और नारे लगाते सब, अब के बारी अटल बिहारी, अब की बारी अटल बिहारी, लाल किले पे मांग रहा निशान, अटल अडवाणी हिंदुस्तान। ये जो नारे लगते थे तो अटल जी स्वयं जीप पर थे, हम उनको रैली के रूप में ला रहे थे, अब की बारी अटल बिहारी। तो अटल जी के मुंह से मैंने ये सुना है कि वो कह रहे थे राजेंद्र धारकर जी से कि धारकर ये बारी कब आएगी। बरसों हो गए सुनते सुनते, अब की बारी अटल बिहारी, ये बारी कब आएगी राजेंद्र, ये धारकर जी राजेंद्र धारकर जी से कह रहे थे। फिर आई तो उनको भी नहीं मालूम पड़ा कि ये बारी आ जाएगी। तो और तीन बार आई। 3 बार आ गई। तो ये सब भविष्य के गर्भ में क्या है ये किसी को नहीं मालूम। बहुत धन्यवाद गोपी कृष्ण नीमा इस बहुत ही रोचक और बहुत ही आनंददायक सहज सरल बात के लिए। हमारे दर्शकों की तरफ से आपका बहुत शुक्रिया। गोपी कृष्ण नीमा जो बता रहे थे कि संघर्ष करने की उनकी हमेशा से इच्छा रही, विरोध करने की उनकी भावना थी और विरोध करने के लिए वो समाजवादी विचारधारा से भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में आए। उन्होंने अपने रोचक किस्से जीवन के सुनाए कि किस तरीके से वो आगे बढ़े और क्या उनमें जज्बा था, मादा था संघर्ष करने का कि वो मुख्यमंत्री से टकरा गए और इस तरह से उन्होंने अपना पूरा व्यक्तित्व का निर्माण किया। और आज भी कहते हैं कि वो फल की चिंता नहीं करते क्योंकि उनका सिर्फ कर्म करने में विश्वास है। दोस्तों को याद करते हैं, पुराने दिनों को याद करते हैं और दर्शकों को एक नई सीख देना चाहते हैं कि जिंदगी में एक गलती बहुत भारी पड़ती है, इसलिए सोच समझकर फैसले लेना चाहिए, लेकिन जो भी फैसले ले लो फिर उस पर अडिग रहना चाहिए। धन्यवाद गोपी कृष्ण नीमा का और देखते रहिए डिजाइनर न्यूज। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार। नमस्कार।